नमस्कार। आज की बात के स्पेशल शो में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे 4 राज्यों के चुनाव नतीजों की, वो नतीजे जिन्होंने पूरे देश को चौंका दिया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस का सफाया हो गया। तीनों राज्यों में बीजेपी को जबरदस्त जीत मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आज की जीत की हैट्रिक से जनता ने 2024 में जीत की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। मोदी ने कहा कि जनता के नतीजों में आज जो फैसला आया, लोगों ने करप्शन, परिवारवाद और तुष्टीकरण के प्रति जीरो टॉलरेंस दिखा दिया। मोदी ने कहा, चुनाव के नतीजे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई पर जनता की मोहर हैं। मोदी ने कहा कि जनता का दिल जीतने के लिए जनसेवा का जज्बा होना चाहिए, जो घमंडिया गठबंधन में बिल्कुल भी नहीं है। गाली गलौज और नेगेटिविटी में घमंडिया गठबंधन सबसे आगे है और ये जनता के दिल में जगह नहीं बना सका। मोदी ने कहा कि आज के नतीजे उन ताकतों को चेतावनी है जो विकास की योजनाओं के खिलाफ खड़े रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विपक्ष पर जबरदस्त हमले किए। मौका भी था, माहौल भी था और दस्तूर भी था। इसीलिए मोदी ने आज कहा, आज के चुनाव नतीजे विरोधियों को सबक है कि सुधर जाओ, वरना जनता उन्हें समाप्त कर देगी। असल में आज 3 राज्यों में बीजेपी को ऐतिहासिक जीत मिली। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने लगातार 5वीं बार बीजेपी को हिस्टोरिक विक्ट्री दिलाई। 230 में से 163 सीटें बीजेपी को मिली। छत्तीसगढ़ के नतीजे ने उसे कांग्रेस के होश उड़ा दिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ज्यादातर एग्जिट पोल्स भी कांग्रेस के पक्ष में थे। चुनाव के दौरान सारे ओपिनियन पोल्स कांग्रेस की जीत दिखा रहे थे, लेकिन यहां भी बीजेपी ने 90 में से 54 सीटें जीत ली। राजस्थान में अंडरकरंट तो था, ये अशोक गहलोत समझ गए थे, लेकिन अंडरकरंट किसके पक्ष में है, इसका अंदाजा अशोक गहलोत को जरा भी नहीं हुआ। राजस्थान में बीजेपी ने 200 में से 115 सीटें जीती हैं। तेलंगाना में जनता ने केसीआर को विदा कर दिया। कांग्रेस के राहत की बात इतनी है कि तेलंगाना में कांग्रेस को मेजॉरिटी मिल गई। तेलंगाना में कांग्रेस ने 119 में से 64 सीटें जीत ली हैं, जो बहुमत के आंकड़े से 4 ज्यादा है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने तीनों राज्यों में ऐतिहासिक जीत का पूरा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया। जीत को मोदी की गारंटी का जादू बताया। अब सवाल यह कि बीजेपी इन राज्यों में मुख्यमंत्री किसे बनाएगी? क्या मध्य प्रदेश में फिर से शिवराज का राज आएगा? राजस्थान में वसुंधरा राजे के चांस कितने हैं? और छत्तीसगढ़ में कमान किसके हाथ में होगी? इस पर चर्चा करेंगे आज की बात में। चुनाव नतीजों के बाद एक बड़ा सवाल यह भी है कि आज के चुनाव नतीजों का देश की सियासत पर क्या असर पड़ेगा? कांग्रेस हार का ठीकरा किसके सिर फोड़ेगी? और अब इंडिया अलायंस आगे बढ़ेगा या नहीं? अगर एंटी मोदी मोर्चा बनता है तो उसमें कांग्रेस की पोजीशन क्या होगी? अलायंस में शामिल नेता इस हार पर कैसे रिएक्ट कर रहे हैं? इन सब पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। अब से थोड़ी देर पहले दिल्ली में बीजेपी के हेडक्वार्टर में 3 राज्यों की जीत का जश्न हुआ। इसमें नरेंद्र मोदी के अलावा अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह समेत बीजेपी के बड़े बड़े नेता मौजूद थे। और इस अवसर पर मोदी ने भविष्य की राजनीति के संकेत दिए। मोदी ने कहा, अब जातिवाद का जहर घोलने का वक्त खत्म हो गया। अब झूठे वादे करने वालों का वक्त खत्म हो गया। अब जो विकास की बात करेगा, जो जनता के काम करेगा, वही जनता के दिल पर राज करेगा। आज के जनादेश ने ये भी साबित किया है कि भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और परिवारवाद को लेकर देश के भीतर, देश के हर नागरिक के दिल में जीरो टॉलरेंस बन रही है। आज देश को लगता है कि इन 3 बुराइयों को खत्म करने में अगर कोई प्रभावी है
तो वो भाजपा ही है। भाजपा की केंद्र सरकार ने देश में भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो अभियान छेड़ रखा है, उसको भारी जन समर्थन मिल रहा है। ये उन दलों, उन नेताओं को वोटर की साफ साफ चेतावनी है जो भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े होने में जरा भी शर्म अनुभव नहीं करते। उन लोगों को देश की जनता ने आज साफ साफ संदेश दे दिया है। और ऐसे लोग जो भांति भांति के तर्कों से भ्रष्टाचारियों को कवच देते हैं, कवर अप करने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोग जो भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार करने वाली जांच एजेंसियों को बदनाम करने में दिन रात जुटे हुए हैं, वे समझ लें ये चुनाव नतीजे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का भी जन समर्थन है। ये चुनाव नतीजे कांग्रेस और उसके घमंडिया गठबंधन के लिए भी बहुत बड़ा सबक है। सबक यह है कि सिर्फ कुछ परिवारवादियों के मंच पर एक साथ आ जाने से फोटो कितनी अच्छी निकल जाए, देश का भरोसा नहीं जीता जाता। देश की जनता का दिल जीतने के लिए राष्ट्र सेवा का जज्बा होना चाहिए। और घमंडिया गठबंधन में रत्ती भर भी वो नजर नहीं आता है। गाली गलौज, निराशा, नेगेटिविटी, ये घमंडिया गठबंधन को मीडिया की हेडलाइन जरूर दे सकती है, लेकिन जनता के दिल में स्थान नहीं दिला सकती। मोदी ने आज विरोधियों से साफ साफ बात की, क्लियर कट मैसेज दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कांग्रेस विकास की राह में रोड़े अटकाना बंद करे, क्योंकि जनता ने कमीशन खाने वालों को मैसेज दे दिया है, अगर बीच से नहीं हटे तो हटा दिए जाओगे। जनता चुन चुन कर साफ कर देगी। आज के ये नतीजे उन ताकतों को भी चेतावनी है जो प्रगति और जन कल्याण की राजनीति के खिलाफ खड़े रहते हैं। जब भी विकास होता है, कांग्रेस और उसके साथी विरोध करते हैं। ऐसी सभी पार्टियों को आज गरीबों ने चेतावनी दी है, सुधर जाइए, सुधर जाइए, वरना जनता आपको चुन चुन करके साफ कर देगी। आज ऐसी पार्टियों के लिए सबक है कि केंद्र सरकार की गरीब कल्याण की योजनाओं और उनके लिए भेजे जा रहे फंड के बीच में आने की कोशिश मत करो। ये जनता का आदेश है, वरना जो बीच में आएगा उसे जनता हटा देगी। भारत का मतदाता जानता है कि स्वार्थ क्या है, जनहित और राष्ट्रहित क्या है। दूध का और पानी का भेद देश जानता है। जैसे तैसे जीतने के लिए हवाई बातें करना
और लोभ लालच की घोषणाएं करना ये मतदाता पसंद नहीं करता। भारत का वोटर ये जानता है कि जब भारत आगे बढ़ता है तो राज्य आगे बढ़ता है, हर परिवार का जीवन बेहतर होता है। इसलिए वो बीजेपी को चुन रहा है, लगातार चुन रहा है। और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। और इसके बाद मोदी ने अपनी गारंटी की बात की। प्रधानमंत्री ने कहा, जहां पर दूसरों से जनता की उम्मीदें खत्म होती हैं, वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है। मोदी ने कहा, इन चुनाव नतीजों का मैसेज क्लियर है। अगर आम लोगों को सरकार के काम दिखेंगे तो जनता भी दिल खोलकर आशीर्वाद देगी। इससे विरोधी दलों को सबक सीखना चाहिए और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी इसी मंत्र पर काम करना चाहिए। सरकार खुद लोगों के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। जिन क्षेत्रों में यात्रा पहुंच रही है, वहां लोग खुशियां मना रहे हैं कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी हमारे गांव आ रही है। मैं आज विजय के इस समारोह से हर बीजेपी कार्यकर्ता को सलाह दूंगा, आग्रह करूंगा। अब आज से आपको मोदी की गारंटी वाली इस गाड़ी के आगे आगे चलना है। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी देश की सफलता की गारंटी बनेगी और ये भी मोदी की गारंटी है। और आपको एक बात और याद रखनी है, जहां दूसरों से उम्मीद खत्म होती है, वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है। मोदी ने आज 2024 का एजेंडा सेट कर दिया। 2024 का चुनाव विकास के एजेंडे पर होगा, मोदी की गारंटी पर होगा। बीजेपी का कैंपेन सकारात्मक होगा, पॉजिटिव होगा, मोदी के नाम पर होगा, मोदी के काम पर होगा। मोदी ने विरोधी दलों से भी कह दिया, वो भी गाली गलौच और मुफ्त के वादों का रास्ता छोड़कर विकास के रास्ते पर आए, वरना खत्म हो जाएंगे। मोदी समझते हैं कि आज के चुनाव नतीजों के बाद विरोधी दलों की एकजुटता और बढ़ेगी, माहौल को खराब करने की कोशिश और तेज की जाएगी। इसीलिए मोदी ने कार्यकर्ताओं से कहा कि नेगेटिविटी में फंसना नहीं है, उलझना नहीं है, सही रास्ते पर चलना है। मोदी ने नौजवानों, महिलाओं, किसानों सबकी बात की और सबको मैसेज दिया। विरोधी दलों के साथ मुश्किल यह है कि वो मोदी जैसा ओरेटर, मोदी जैसा इलेक्ट्रीफाइंग इफेक्ट वाला नेता, मोदी जैसी बेदाग छवि वाला नेता कहां से लाएं। इसीलिए मोदी ने कहा, आज की हैट्रिक 2024 की हैट्रिक की गारंटी है। मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को यह भी बता दिया कि उन्हें अब क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन विरोधी दलों के नेता अभी तक नतीजों के झटके से उबर ही नहीं पाए हैं। वक्त लगेगा, लेकिन आज विरोधी दलों के दफ्तरों में सन्नाटा छाया था। सबसे हैरान करने वाले नतीजे मध्य प्रदेश से आए। मध्य प्रदेश में 20 साल से बीजेपी की सरकार है। 18 साल से शिवराज सिंह चीफ मिनिस्टर है। कांग्रेस को एंटी इनकम्बेंसी से उम्मीदें थी, लेकिन बीजेपी ने हर उम्मीद पर पानी फेर दिया। बीजेपी को 230 में से 167 सीटें मिली। पिछले चुनाव के मुकाबले बीजेपी की सीटों की संख्या में 63 का इजाफा हुआ। कांग्रेस की सीटें 114 से घटकर 61 रह गई। कांग्रेस को 53 सीटों का नुकसान हुआ। मध्य प्रदेश में ऐसे नतीजों की उम्मीद न बीजेपी के नेताओं को थी, न कांग्रेस के नेताओं को। मध्य प्रदेश की जनता ने सबको हैरत में डाल दिया। जैसे जैसे बीजेपी की संख्या बढ़ती रही और सीटें आती रही, बीजेपी के कार्यकर्ताओं का जोश और बढ़ता रहा और कांग्रेस के दफ्तरों में सन्नाटा और पसरता रहा।
बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने आज एक बार फिर दिवाली मनाई। ढोल नगाड़े बजे, अबीर गुलाल उड़ा, मिठाइयां बटी और बीजेपी के नेताओं ने शिवराज सिंह को शुभकामनाएं दी। शिवराज ने भी मध्य प्रदेश की जनता को धन्यवाद कहा। जीत के बाद मैंने शिवराज सिंह चौहान से बात की थी। मध्य प्रदेश का चीफ मिनिस्टर कौन होगा, क्या वो दावेदारी पेश करेंगे, इस पर तो शिवराज ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने इतना जरूर कहा कि लाडली बहनों ने, माताओं ने, बेटियों ने मामा का सम्मान बरकरार रखा। अब वो लाडली बहनों को लखपति बहनें बनाएंगे। शिवराज ने कहा कौन सा पद मिलेगा, क्या जिम्मेदारी मिलेगी, ये सोचकर भारतीय जनता पार्टी के नेता काम नहीं करते। उन्होंने अपना काम कर दिया। अब पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसे वो खुशी खुशी निभाएंगे। यही कार्यकर्ता की असली परीक्षा होती है कि आप किसके लिए काम कर रहे हैं। हम काम कर रहे हैं एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और समृद्ध भारत के निर्माण के लिए, और वो संभव है श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। मैं कहाँ हूं, ये मैं क्यों देखूं? मैं अपने देश के लिए काम कर रहा हूं, मैं अपने प्रदेश के लिए काम कर रहा हूं, मैं अपनी पार्टी के लिए काम कर रहा हूं, जो देश के विकास के लिए हमारा माध्यम है। और प्रधानमंत्री जी का ऐसा नेतृत्व, सचमुच में हम सौभाग्यशाली है जो तब पैदा हुए जब नरेंद्र मोदी जी इस देश का नेतृत्व कर रहे हैं। तो हम देश को देखेंगे या स्वयं कहाँ है ये देखेंगे। अगर खुद को देखें तो हम कार्यकर्ता कैसे। और इसलिए पार्टी ने जो काम दिया वो पूरी कर्मठता के साथ, लगन के साथ, और एक जिद और पैदा हुई कि इस समय कार्यकर्ता की परीक्षा है, तू दुगनी ताकत से कर। तो जितना सामर्थ्य था वो पूरा सामर्थ्य झोंक के काम करने की कोशिश की, क्योंकि यही तो परीक्षा होती है। हम अपने आप को क्यों देखें, हम अपने लक्ष्य और मिशन को देखें। और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं उस काम में सफल हो पाया। आज की ऐतिहासिक जीत से ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी जान में जान आई। कांग्रेस ने ग्वालियर गुना संभाग में सिंधिया को घेरने की, हराने की पूरी कोशिश की, पूरी ताकत लगाई। सिंधिया के जो करीबी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, अब बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। कांग्रेस के नेताओं ने उन्हें हराने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। कैंपेन के दौरान ज्योतिरादित्य पर पर्सनल अटैक हुए। आज ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सबको जवाब दिया। कैंपेन के दौरान प्रियंका गांधी ने ग्वालियर की रैली में सिंधिया के खानदान को गद्दार कहा था। यहां तक कहा था कि सिंधिया का कद छोटा है लेकिन उनका अहंकार बहुत बड़ा है। और इस वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया आज की बात में मेरे साथ हैं। सिंधिया जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। आपने अपने नाम को साकार कर दिया। ज्योति और शिव ने मिलकर तांडव मचा दिया कांग्रेस के कैंप में आज मध्य प्रदेश में। रजत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस समय में मैं अपने दिल के गहराइयों से मध्य प्रदेश की जन जन को हृदय से प्रणाम करता हूं, नतमस्तक हूं, उनके पैर छूता हूं। जो आशीर्वाद और एक प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी की एक सफ़र जो पिछले 18 साल से चल रही है, विकास की प्रगति, उसे निरंतर जारी रखने के लिए मध्य प्रदेश की जनता ने प्रचंड बहुमत से आशीर्वाद दिया है। मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं और आपके चैनल के द्वारा भी मध्य प्रदेश की जनता को प्रणाम करता हूं और नतमस्तक होता हूं। ऐसा लगा कि इन 3 राज्यों में चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस में बहुत डेस्परेशन था। साम दाम दंड भेद और फ्री बीज, मुफ्त के ऑफर, सब कुछ पूरी ताकत लगा दी ये चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस ने। और फिर भी आपने इतने प्रचंड बहुमत से चुनाव जीता। देखिए, इस चुनाव का श्रेय, इस जीत का श्रेय प्राथमिक तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है, क्योंकि उनके ही नेतृत्व में ये संभव हो पाया है। उनका जो एक लगाव मध्य प्रदेश के जन जन के साथ रहा है और जो उन्होंने स्वयं कहा है कि एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी, एक एक रोंगटे खड़े हो गए एक एक जन जन के। और जो अभूतपूर्व जन सैलाब
उनके सभाओं में उपस्थित हुआ, उनसे प्रभावित हुआ, जो विकास और प्रगति की गाथा देश में और राज्य में उनके अथक प्रयासों से ही संभव हो पाया है, तो पूरा श्रेय मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को के वजह से ये संभव हो पाया है। उसी के साथ हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का जो मार्गदर्शन रहा, उन्होंने ही मध्य प्रदेश की पूर्ण स्ट्रैटेजी बनाई। ब्लॉक से लेके, सेक्टर से लेके, हमारे एक एक संगठन के व्यक्ति को किस तरीके से कार्य करना चाहिए, ये उनकी ही एक स्ट्रैटेजी और शैली रही, जिस वजह से हम लोग इस ऐतिहासिक जीत को हासिल कर पाए। और अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो पूरा श्रेय मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को जाता है, जिन्होंने जमीन आसमान की मेहनत की और खून पसीना एक किया इस जीत को संभव कराने के लिए। हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को जाता है, जिनकी जन कल्याणकारी नीतियों के आधार पर जनता का विश्वास अडग रूप से हम लोग रख पाए। और हमारे पार्टी के अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी को जाता है, जिन्होंने पार्टी और संगठन को पूर्ण रूप से एकत्रित करके इस चुनाव को लड़ा। आपको लगता है कि कांग्रेस का विशेष जोर आपको हराने पर था, आपके रीजन में बीजेपी के उम्मीदवारों को हराने पर था? एक तरह से बदला लेना चाहती थी कांग्रेस आपसे? रजत जी, पिछले 3 सालों से कांग्रेस पार्टी के एक एक गाली, उनका एक एक श्राप, उनके एक एक अपशब्द, उनके एक एक आरोप को मैं अपने छाती पे झेल रहा हूं। और 2020 के उपचुनाव में प्रदेश की और ग्वालियर चंबल की जनता ने उन्हें जवाब दिया। और अब 2023 के हमारे विधानसभा चुनाव में मैंने एक शब्द नहीं कहा जवाब में, मैंने कहा कि जनता ही जवाब देगी। और मैं नतमस्तक हूं ग्वालियर चंबल संभाग की जनता के समक्ष और मध्य प्रदेश की जनता के समक्ष कि जवाब दिया तो इतना ऐतिहासिक दिया। और खास करके एक नेत्री के प्रति, जिन्होंने मेरे परिवार के ऊपर कलंक लगाने की कोशिश की थी और जिन्होंने मेरे कद के बारे में चर्चा की थी, ग्वालियर चंबल की जनता ने और मध्य प्रदेश की जनता ने उन नेत्री को अपना कद दिखा दिया है इस चुनाव के नतीजे के आधार पर। ये आप ठीक कह रहे हैं, उन्होंने आपके कद को दिखाते हुए कहा था और कहा था कि पूरे खानदान के बारे में कहा था ये गद्दार हैं, और आपके पिताश्री के बारे में भी उन्होंने इस तरह के शब्द कहे थे, पूरे परिवार के बारे में ये कहा था। तो है, बात तो थी तकलीफ देने वाली। और मैंने तभी कहा था कि ग्वालियर चंबल की जनता से अपील की थी कि इस इंसल्ट का जवाब 17 नवंबर को अपने मतदान के आधार पर दें। और कल मैंने दिग्विजय सिंह का एक स्टेटमेंट देखा था, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में अब सिंधिया नहीं है, इसलिए अब हमारे पास कोई गद्दार नहीं है। दिग्विजय सिंह जी के हर बद्दुआ का स्वागत मैं करता हूं और उनके हर बद्दुआ के बदले में मैं उनको अपने दिल के गहराइयों से शुभकामनाएं आपके चैनल के द्वारा भेजना चाहता हूं। अब चूंकि इतनी प्रचंड जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की, इस जीत में आप एक बड़े किरदार हैं, तो क्या आपकी भी कोशिश होगी हिसाब चुकाने की उन लोगों से जिन्होंने इस तरह के प्रहार किए थे, पर्सनल अटैक किए थे? रजत जी, मैं मानता हूं, मैं अध्यात्म में बहुत विश्वास रखता हूं। आपकी और हमारी जिंदगी ऊपर वाला ही तय करता है। समय सीमित है जो हमें इस पृथ्वी पे दिया जाता है, और वो समय दिया जाता है कर्म करने के लिए, सकारात्मक सोच रखने के लिए। मैं कांग्रेस के किसी भी नेता के प्रति मैं बैर नहीं रखता। मैं ना उनको कोई गलत नज़रिए से देखता हूँ। उनको अपना कर्म, उनको मुबारक, मुझे अपना कर्म करना है। मैं अपने दिल में कोई
द्वेष भावना कभी किसी के प्रति नहीं रखता और ना मैं रखना चाहता हूं। और इसलिए मैंने पहले ही आपको कहा कि आपके चैनल के द्वारा मैं राजा साहब दिग्विजय सिंह जी को भी आज भी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। कांग्रेस लड़ी, अच्छे से लड़ी, चुनाव में हार जीत होती है, बीजेपी की आज जीत हुई है, उनकी हार हुई है, लेकिन उस हार में भी मैं एक स्पोर्ट्समैन हूँ रजत जी, आपको मालूम है मेरे पूज्य पिताजी और मुझ में क्रिकेट की बहुत दिलचस्पी है और क्रिकेट के गेम में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट हम लोग सीखते हैं और जीत में भी एक हमदर्दी और एक ह्यूमिलिटी होनी चाहिए। लेकिन ये और वो पूरा humility मैं कैंपेन सदैव रखने की कोशिश जो तरह करता जी इसी तरह का था, सिर्फ आपको नहीं, प्रधानमंत्री को उन्होंने क्या क्या नहीं कहा, पनौती कह दिया, बार बार पनौती कह दिया। क्रिकेट की आपने बात की, क्रिकेट के गेम को लेकर, वर्ल्ड कप में हार को लेकर मोदी जी को पनौती कहा, पनौती कहा था। और इसलिए मैं कह रहा हूं ना कि जनता ने जवाब दे दिया। अब तो इन सारे नेताओं का मुंह बंद हो जाएगा जब जनता ने इतनी प्रचंड तरीके से जवाब दिया है। जवाब जो मिला है कांग्रेस को वो साधारण जवाब नहीं मिला है, वो एक प्रचंड जवाब मिला है। और मुझे तो ये देखकर आश्चर्य कि जिस तरह की बातें राहुल जी कह रहे थे, कितनी बार उन्होंने कहा कि इस बार लिख कर देता हूं, लिख कर रख लो, बीजेपी साफ हो जाएगी, कांग्रेस की मेजॉरिटी आएगी और बीजेपी कहीं दिखाई नहीं देगी मध्य प्रदेश में। किसी एक नेता के ऊपर थोड़ी निर्भर है कोई पार्टी दिखे या ना दिखे। जनसेवा में यही तो कठिनाई है, राजनीति और जनसेवा में अंतर है। जनसेवा में लोगों का दिल जीतना पड़ता है, राजनीति जैसे पासे का खेल नहीं है। जनसेवा लक्ष्य होना चाहिए, राजनीति माध्यम होनी चाहिए, जैसे प्रधानमंत्री जी ने करके दिखाया है और लोगों का दिल जीता है और वो एक अटूट रिश्ता बनता है, पूर्ण जिंदगी का रिश्ता बनता है जो देश की जनता की प्रधानमंत्री जी के साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रजत जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ज्योतिरादित्य सिंधिया आमतौर पर हमला करने वालों को छोड़ते नहीं हैं, तुरंत पलटवार करते हैं, लेकिन आपने देखा उन्होंने इस बार समझदारी दिखाई, अवसर का इंतजार किया, चुनाव के नतीजों की प्रतीक्षा की और आज जब जनता ने जवाब दे दिया तो ज्योतिरादित्य ने प्रियंका गांधी, दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं को आईना दिखा दिया। जीत का दिन था, इसलिए बीजेपी के नेता तो आज खूब बोले, लेकिन कांग्रेस के नेता दिन भर गायब रहे। सबसे पहले कमलनाथ ने हार स्वीकार की, ट्विटर पर बीजेपी को बधाई दी और इसके बाद कमलनाथ रणदीप सिंह हुड्डा और दिग्विजय सिंह को साथ लेकर कैमरे के सामने आए। बोले सिर्फ कमलनाथ, 3 मिनट में अपनी बात कही और चले गए। कमलनाथ ने कहा शायद बीजेपी अपनी बात को जनता के सामने कांग्रेस के मुकाबले बेहतर तरीके से पेश कर पाई। अब कांग्रेस हार के कारणों पर विचार करेगी। मैंने हमेशा कहा था कि मैं मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर विश्वास करता हूं, वो आज भी करता हूं। मैंने पिछले 1 महीने से कह रहा हूं मैं मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर विश्वास करता हूं। मेरे से जब आप पूछते थे कि कितनी सीटें आएंगी, मैं कहता था मैं मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर विश्वास करता हूं। आज भी मैं विश्वास करता हूं और मुझे ये उम्मीद है कि ये विश्वास जो मध्य प्रदेश के मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी पर रखा है उनके साथ विश्वासघात नहीं होगा। हम इस पर विचार करेंगे कि क्या हमने कमियां थी, क्यों हम मतदाता को अपनी बात नहीं समझा पाए। हर उम्मीदवार से चर्चा करके, वो हारा हुआ हो या जीता हुआ हो, हम उनसे चर्चा करेंगे अगले कुछ दिनों में और उस चर्चा के बाद हम इसका निष्कर्ष निकालेंगे। कमलनाथ के लिए आने वाले दिन मुश्किल भरे होंगे। कांग्रेस पार्टी में उन पर हमले होंगे क्योंकि चुनाव उनके कंधों पर लड़ा गया था, उनके नाम पर लड़ा गया था। और जहां तक शिवराज सिंह चौहान का सवाल है, इस प्रचंड जीत के बाद बीजेपी में उनका कद और बढ़ेगा, प्रदेश में उनकी शक्ति और बढ़ेगी। जिस शिवराज सिंह चौहान के बारे में कहा जा रहा था कि उनके चेहरे से लोग ऊब गए हैं, फटीक आ गया है, उन्हीं शिवराज सिंह को मध्य प्रदेश की जनता ने सबसे ज्यादा मार्जिन से जिताया।
शिवराज सिंह बुधनी से अपना चुनाव करीब 1,05,000 वोटों के रिकॉर्ड मार्जिन से जीते हैं। मध्य प्रदेश में भी बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल की है। जाहिर है इस जीत का श्रेय शिवराज सिंह चौहान की दिन रात की मेहनत को जाएगा ही, लेकिन शिवराज भी और बीजेपी के बाकी नेता भी ये मानते हैं कि मध्य प्रदेश में जीत नरेंद्र मोदी की लीडरशिप की वजह से हुई। मध्य प्रदेश में जीत नरेंद्र मोदी की गारंटी की वजह से हुई। और आज की जीत में एक और नेता की मेहनत छुपी हुई है। अश्विनी वैष्णव जो केंद्रीय मंत्री हैं, लगातार 3 महीने तक पर्दे के पीछे रहकर पार्टी की रणनीति को अमली जामा पहनाने में लगे रहे। वो प्रधानमंत्री मोदी और मध्य प्रदेश के नेताओं के बीच में एक लिंक का काम करते रहे। मध्य प्रदेश में जो चुनाव के नतीजे आए उसका एक आफ्टर इफेक्ट यह भी होगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अब पूरी तरह बीजेपी में समाहित हो जाएंगे। आगे उनको बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, लेकिन कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का राजनीतिक भविष्य करीब करीब समाप्त हो चुका है। दिग्विजय सिंह के लिए यह शर्मनाक बात है कि राघोगढ़ सीट से उनका बेटा चुनाव तो जीत गया, लेकिन सिर्फ 4,500 वोट से, जबकि दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह अपनी सीट नहीं बचा पाए, हार गए। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के प्रति जनता के प्यार ने सबको हैरान कर दिया। अब चीफ मिनिस्टर की कुर्सी के सबसे प्रबल और स्वाभाविक दावेदार शिवराज सिंह चौहान हैं, लेकिन वो बनेंगे या नहीं बनेंगे ये कोई नहीं कह सकता, क्योंकि फैसला नरेंद्र मोदी को करना है। और मोदी के मन में क्या है, मोदी की रणनीति क्या है, मोदी किसके लिए क्या उपयोगिता सोचते हैं, ये मोदी के सिवाय कोई नहीं जानता। राजस्थान में भी कांग्रेस को करंट लगा। अशोक गहलोत ने कहा था कि राजस्थान में अंडर करंट है। उनकी बात सही निकली। कांग्रेस को राजस्थान की जनता ने वाकई में करंट लगा दिया। ज्यादातर एग्जिट पोल्स गलत साबित हुए। राजस्थान में बीजेपी को बहुमत से ज्यादा सीटें मिली। 199 सीटों पर चुनाव हुए थे। असेंबली में 200 सीटें हैं। बीजेपी 115 सीटें जीतकर ड्राइविंग पोजीशन में पहुंच गई और कांग्रेस 69 सीटों पर सिमट गई। गौर करने वाली बात यह कि राजस्थान में इस बार बागी उम्मीदवारों और निर्दलीय उम्मीदवारों की अच्छी खासी संख्या है। 15 सीटों पर इंडिपेंडेंट जीते। चुनाव नतीजों के बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। वसुंधरा राजे जब बीजेपी दफ्तर पहुंची तो उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के नारे लगे, लेकिन वसुंधरा ने अपने सपोर्टर को नारे लगाने से रोका। और इसके बाद वसुंधरा ने कहा, यह जीत प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व, अमित शाह की रणनीति और कार्यकर्ताओं की मेहनत की जीत है। राजस्थान की ये जो शानदार जीत है, ये माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका मंत्र था ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये उसकी जीत है। उनकी दी हुई गारंटी की जीत है। ये जीत हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री होम मिनिस्टर अमित शाह जी की रणनीति की जीत है। और ये जीत 2024 में मोदी जी को फिर से देशवासियों की सेवा का अवसर देने की जीत। दूसरी तरफ आज जयपुर में कांग्रेस के दफ्तर में सन्नाटा है। हैरानी की बात है कि अशोक गहलोत को मिलाकर 25 मंत्रियों ने चुनाव लड़ा। इसमें से 17 मंत्री अपनी सीट नहीं बचा पाए। प्रताप सिंह खाचरियावास, गोविंद राम मेघवाल, भंवर सिंह भाटी, शकुंतला रावत, विश्वेंद्र सिंह, रमेश चंद मीणा, शाले मोहम्मद, उदयलाल आंजना सब के सब चुनाव हार गए। इसके अलावा गहलोत सरकार में मंत्री रहे बीडी कल्ला, जाहिदा खान, भंवरलाल जाटव, ममता भूपेश, प्रसादी लाल मीणा, सुखराम बिश्नोई, रामलाल जाट और प्रमोद जैन भाया को भी जनता ने घर बैठा दिया। सबसे बड़ी बात यह है, अशोक गहलोत ने अपने 6 सलाहकारों को टिकट दिया था। उनमें से 5 संयम लोढ़ा, राजकुमार शर्मा, बाबूलाल नागर, दानिश अबरार
और पूर्व मुख्य सचिव निरंजन आर्य भी चुनाव हार गए। जब जनता ने विदाई का फैसला सुनाया तो अशोक गहलोत बिना देर किए इस्तीफा लेकर राजभवन पहुंच गए और इस्तीफा देने के बाद गहलोत ने कहा उन्होंने काम तो बहुत किए, लेकिन जनता बीजेपी की कम्युनल पॉलिटिक्स में फंस गई। जो मोदी जी, अमित शाह जी और जितने नेता आए थे, जो भाषा बोल के वो गए हैं, वो भड़काने वाली भाषा थी, तनाव पैदा करने वाली भाषा थी, दंगे करवाने वाली भाषा थी। अब हो सकता है हिंदू और मुस्लिम और जो धर्म की बात ये लोग करते हैं वो भी एक कारण हो सकता है। ये जो प्रॉब्लम यहाँ थी, हम भी जानते हैं कि ये नए चेहरे लाने की बात थी कि नए उम्मीदवार आने चाहिए, पर ये मांग मध्य प्रदेश में तो थी नहीं, छत्तीसगढ़ में नहीं थी, तभी वहाँ भी चुनाव हारे हम लोग। तो ये कहना कि भाई नए चेहरे तो जीत जाते, वो गलत बात। आज के नतीजों के बाद कांग्रेस का अंदरूनी झगड़ा एक बार फिर दिखाई दिया। सचिन पायलट टोंक से चुनाव जीत गए हैं, लेकिन आज जीत के बाद वो कुछ बोले नहीं। कांग्रेस की हार के बाद उन्होंने उस पर कमेंट नहीं किया। ट्विटर पर सिर्फ इतना लिखा, उन्हें समर्थन देने के लिए टोंक की जनता का धन्यवाद, वो जनता की सेवा पहले की तरह करते रहेंगे। आज दिल्ली में जीत के जश्न के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खास तौर पर राजस्थान के चुनाव की बात की। मोदी ने कहा उन्होंने कभी किसी तरह की भविष्यवाणी नहीं की, लेकिन राजस्थान की जनता का प्यार देखकर उन्होंने ये नियम तोड़ दिया था। पहली बार भविष्यवाणी की थी और जनता ने उस भविष्यवाणी को सही साबित किया। राजनीति के इतने वर्षों में मैं हमेशा भविष्यवाणियों से दूर रहा। मैं कभी वादे और बड़ी बड़ी घोषणाएं नहीं करता हूं, इतने साल हो गए, कभी नहीं करता हूं। लेकिन इस बार चुनाव में मैंने अपना ये नियम भी तोड़ा था। मैंने राजस्थान में मावजी महाराज को प्रणाम करते हुए उन्हीं की धरती पर ये भविष्यवाणी की थी कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार लौट करके नहीं आएगी। मैं भविष्यवेत्ता नहीं हूं, लेकिन मेरा राजस्थान के लोगों पर भरोसा था, वहां की जनता पर भरोसा था, और आज हम नतीजे देख रहे हैं। राजस्थान की जनता का मैसेज साफ है, लालच देकर, झूठे वादे करके जनता को बरगलाया नहीं जा सकता, बहकाया नहीं जा सकता। कांग्रेस ने राजस्थान में हर तरह का एक्सपेरिमेंट किया। 50 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस, महिलाओं, बुजुर्गों, किसानों, बेरोजगारों सबको हर महीने पैसा देने जैसे वादे किए, बड़े बड़े वादे किए, लेकिन सारे फॉर्मूलों को जनता ने अनसुना कर दिया, नकार दिया। और इसका मतलब है कि मजबूत लीडरशिप, बेदाग लीडरशिप, इफेक्टिव और डिसाइसिव लीडरशिप को जनता पसंद करती है। बीजेपी ने बिना किसी चेहरे के चुनाव लड़ा, सिर्फ मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा। जनता ने मोदी की गारंटी पर यकीन किया। चुनाव नतीजों से अशोक गहलोत के राजनीतिक भविष्य पर सवाल उठेंगे। सचिन पायलट अपना नया रास्ता तलाशेंगे, क्योंकि अब 5 साल तक खाली बैठना उन जैसे नौजवान नेता के लिए आत्मघाती होगा। इसलिए इन चुनाव नतीजों के आफ्टर इफेक्ट राजस्थान में अभी अगले कुछ महीनों में दिखाई देंगे। लेकिन फिलहाल राजस्थान में बड़ा सवाल है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। हालांकि वसुंधरा राजे अपने अनुभव की वजह से, सीनियरिटी की वजह से स्वाभाविक दावेदार हैं, लेकिन बीजेपी को इतनी जबरदस्त जीत मिली है कि अब पार्टी के ऊपर किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं है। इसलिए यह भी हो सकता है कि राजस्थान में कुछ सरप्राइज मिले, राजस्थान को नया नेतृत्व मिले, और जाहिर है इसका फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और जैसा मैंने पहले कहा, मोदी क्या करेंगे, किसे बनाएंगे, ये कोई नहीं जानता। सबसे ज्यादा चौंकाने वाले नतीजे छत्तीसगढ़ से आए। सारे ओपिनियन पोल पूरे चुनाव के दौरान छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा कर रहे थे।
एग्जिट पोल में कहा गया था कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी, लेकिन सारे के सारे पॉलिटिकल और पोल पंडित गलत साबित हुए। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने जीत दर्ज की। सुबह 11 बजते रायपुर में बीजेपी के दफ्तर में आतिशबाजी शुरू हुई। और इंटरेस्टिंग बात यह कि कांग्रेस को जीत का इतना यकीन था कि कांग्रेस की तरफ से 75 तरह की 100 किलो मिठाई कांग्रेस के ऑफिस में रखवा दी गई थी, क्योंकि कांग्रेस को लगता था कि पार्टी 90 में से 75 सीटें जीतेगी। लेकिन 2 घंटे की काउंटिंग के बाद कांग्रेस के दफ्तर में न लड्डू बांटने वाले दिखे न लड्डू खाने वाले। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता चुनाव हार गए। भूपेश बघेल की सरकार में होम मिनिस्टर ताम्रध्वज साहू और छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज भी चुनाव हार गए। भूपेश बघेल ने पाटन सीट से चुनाव लड़ा था, वो अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेता रमन सिंह राजनांदगांव से चुनाव जीत गए। आज बीजेपी की बड़ी जीत के बाद रमन सिंह ने कहा, इस जीत के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति जनता का भरोसा है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हुई हार कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा सेटबैक साबित होगी, और इसकी वजह समझिए। मोदी को हराने की कांग्रेस की सारी उम्मीद 4 राज्यों के चुनाव पर टिकी हुई थी। विरोधी दलों के अलायंस को लीड करने का कांग्रेस का सपना इसी पर आधारित था। कांग्रेस का केंद्र में सत्ता में वापस आने का रास्ता इन्हीं राज्यों से होकर गुजरता था। राहुल गांधी ये चुनाव किसी कीमत पर हारना नहीं चाहते थे। इसीलिए अपनी फितरत के विपरीत अशोक गहलोत, भूपेश बघेल और कमलनाथ की हर बात मानी। राहुल और प्रियंका ने कैंपेन में पूरी ताकत लगाई, मुफ्त का माल बांटने के वादे किए, और डेस्परेशन कितना ज्यादा था इसका अंदाजा आपको इस बात से होगा कि आज काउंटिंग के दिन अपने चुनाव जीतने वाले एमएलएस के लिए होटल बुक कराए जा चुके थे, हेलीकॉप्टर और प्लेन तैयार खड़े थे। 2-4 एमएलएस की कमी पड़ने पर उन्हें तोड़ने का इंतजाम भी कर्नाटक के शिव कुमार कर चुके थे। लेकिन हार इतनी करारी हुई कि कुछ भी करने का मौका नहीं मिला, कुछ काम नहीं आया। हार इतना दर्द देने वाली हुई कि आज कांग्रेस का कोई बड़ा नेता नजर ही नहीं आया। मेरी कांग्रेस के एक बड़े नेता से बात हुई, उन्होंने कहा क्या कहें। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश और राजस्थान से गुजरी थी, उसका कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि राहुल ने ओबीसी के नाम पर मोदी को घेरने की कोशिश की थी, वो भी बेकार हो गई। राहुल गांधी पूरे चुनाव में अडानी करते रहे और 3 राज्यों में जमीन कब खिसक गई उन्हें पता ही नहीं चला। वो मंदिरों में घूमे, हनुमान चालीसा का पाठ किया, किसान बने, ट्रक ड्राइवर के साथ घूमे, कुली बनकर बोझ उठाया, लेकिन कुछ काम नहीं आया। मोदी के प्रति अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया, मोदी को पनौती कहकर मजाक उड़ाया गया, लेकिन कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि ये तो खुद पनौती साबित हो गए। मोटी सी बात यह है कि राहुल की कांग्रेस ने हर तीर चलाया, लेकिन कोई निशाने पर नहीं लगा। तीनों राज्यों की हार ने सारी कोशिशों पर, सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। राहुल को फिर से लॉन्च करने की यह कोशिश भी बेकार साबित हुई। अब या तो राहुल को नए सलाहकार रखने पड़ेंगे या सलाहकारों को नई स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी, वरना सलाहकारों को नई नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। आज के चुनाव नतीजों में तेलंगाना में भी बड़ा उलटफेर हुआ। 10 साल से शासन कर रहे केसीआर को लोगों ने विदा कर दिया। तेलंगाना में कांग्रेस को मेजॉरिटी मिली है। 119 में से कांग्रेस को 64 सीटों पर जीत मिली। बीआरएस को सिर्फ 39 सीटें मिली। ओवैसी की पार्टी को पिछली बार भी 7 सीटें मिली थी, इस बार भी 7 पर जीत हुई। लेकिन तेलंगाना में बीजेपी ओवैसी की पार्टी से बड़ी पार्टी हो गई। बीजेपी को तेलंगाना में 8 सीटों पर जीत मिली। पिछले चुनाव में बीजेपी यहां सिर्फ 1 सीट जीत पाई थी। सिर्फ तेलंगाना ऐसा राज्य है जिसको लेकर एग्जिट पोल पूरी तरह सही साबित हुई। आज जैसे ही तेलंगाना में तस्वीर साफ हुई तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया।
तेलंगाना में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और चीफ मिनिस्टर की कुर्सी के सबसे प्रबल दावेदार रेवंत रेड्डी के घर के बाहर सोनिया गांधी का एक बड़ा सा होर्डिंग लगाया गया। कार्यकर्ता सोनिया गांधी की तस्वीर पर दूध चढ़ाने लगे। कुछ ही देर बाद रेवंत रेड्डी अपने घर से बाहर निकले तो उनके सपोर्टर सीएम सीएम के नारे लगाने लगे। रेवंत रेड्डी सीधे पार्टी ऑफिस पहुंचे। उन्होंने इस जीत के लिए पार्टी के कार्यकर्ताओं और पार्टी लीडरशिप को शुक्रिया कहा। रेवंत रेड्डी ने कहा, तेलंगाना के लोगों ने कांग्रेस को सरकार बनाने का मौका दिया है, वो उन्हें निराश नहीं करेंगे। हमारे नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी और आदर्श के नेता राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 4000 किलोमीटर पैदल चलते चलते तेलंगाना को आए, बहुत कुछ मदद दिए, इंस्पिरेशन दिए। तरफ से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पार्टी हाईकमांड को। और केटीआर ने आज ट्विटर में वेलकम किया कांग्रेस पार्टी जीत को। मैं भी बीआरएस को धन्यवाद देना चाहता हूं। ये स्पिरिट आगे सरकार चलाने में भी दिखाना है। तेलंगाना में हार के बाद केसीआर सामने ही नहीं आए। उन्होंने घर से ही राज्यपाल को इस्तीफा भेज दिया। इसकी जानकारी केसीआर के बेटे केटीआर ने दी। केटीआर ने कहा, इस बार उनकी पार्टी भले ही हार गई हो, लेकिन अगली बार वो पूरे जोर शोर से वापस आएंगे। 2 बार उन्होंने हमें मौका दिया। 10 साल नया तेलंगाना राज्य जिसको बनाने में हमने बहुत एक्टिव रोल प्ले किया, अहम भूमिका प्ले किया। इसमें हमें मौका दिया गया 2 बार। कोशिश हमने तो ये की कि तेलंगाना को पूरे भारत में, पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 बनाने की, और हम काफ़ी हद तक कामयाब भी हो चुके। बट इस बार हमें जो रिजल्ट चाहिए था वो नहीं मिला, पर कोई बात नहीं। हम हमारा काम जारी रखेंगे। हमारे जो लीडर हैं केसीआर सर, उनके लीडरशिप में वी विल कंटिन्यू टू स्ट्राइव फॉर द ग्रेटर गुड, फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल ऑफ तेलंगाना। एंड एज पार्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रोसेस, our chief minister has already sent his resignation to the honorable governor, and I think the due process will follow hereafter. चिंतन करेंगे, बैठक करेंगे, जैसा आपने कहा, बाद में बताएंगे। अभी क्या बताएंगे आप? 2-4 दिन तो रुक जाइए, क्या जल्दी है। इंटरेस्टिंग बात यह कि तेलंगाना में रेवंत रेड्डी और केसीआर दोनों 2-2 सीटों से चुनाव लड़े। दोनों एक एक सीट पर जीत गए, लेकिन कामारेड्डी सीट पर केसीआर और रेवंत रेड्डी आमने सामने थे और इस सीट पर दोनों हार गए। कामारेड्डी में बीजेपी के उम्मीदवार वेंकट रमन्ना रेड्डी ने बनने वाले चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और जाने वाले चीफ मिनिस्टर केसीआर दोनों को हरा दिया। कामारेड्डी में रेवंत रेड्डी दूसरे नंबर पर रहे और केसीआर तीसरे नंबर पर। इस जीत के बाद कामारेड्डी सीट से जीते बीजेपी उम्मीदवार वेंकट रमन्ना रेड्डी ने कहा, जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं की कि उनके सामने चुनाव के मैदान में है कौन। वो पूरी ताकत से चुनाव लड़े और जीते। मैं उसको मामूली अभ्यर्थी जैसा देखा था, मामूली कैंडिडेट जैसा देखा था। उन दोनों को सीएम है, सीएम होने वाला है, सीएम है बोल के मैं नहीं देखा। मैं टीआरएस कैंडिडेट, कांग्रेस कैंडिडेट से लड़ रहा हूँ। मैं बीजेपी कैंडिडेट हूँ, मैं लड़ लिया। अपना आम आदमी पूरा अपन को सपोर्ट करा, जिताया और जीत लिया, बस उतना ही। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। उन लोगों को वो सीएम है, ये सीएम है बोल के नहीं सोचा कभी। अभी इलेक्शन हो गया, हम कामारेड्डी का एमएलए बन गया, लेकिन हम बीजेपी कैडर को नहीं तो 65,000 वोट्स डाले वाले को एमएलए नहीं हूँ। मैं पूरा 2,50,000 वोटर्स को एमएलए हूँ, 4 लाख पीपल को एमएलए हूँ। जो गवर्नमेंट में रहता है उसका ही डेवलपमेंट है होता बोले तो अगला दिन में कामारेड्डी में उन लोग नहीं जीतना। अगर काम करे तो ना जीतेगा, अगर काम नहीं करा, मैं पब्लिक को बोल देता हूँ इन लोग काम नहीं करने दे रहा। आज हैदराबाद से एक और मजेदार खबर आई। जैसे ही ये क्लियर हुआ कि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बन रही है, तेलंगाना के डीजीपी अंजनी कुमार रेवंत रेड्डी से मिलने पहुंच गए। उनके साथ तेलंगाना पुलिस के 2 नोडल ऑफिसर संजय कुमार जैन और महेश भागवत भी थे। इलेक्शन कमीशन ने इस पर एक्शन लिया और कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन के लिए डीजीपी अंजनी कुमार को सस्पेंड कर दिया। साथ साथ बाकी के दोनों सीनियर पुलिस ऑफिसर से भी एक्सप्लेनेशन मांगा गया है और पूछा कि वो रेवंत रेड्डी से मिलने क्यों गए।
तेलंगाना में भले ही कांग्रेस की सरकार बन गई है, लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से तेलंगाना में बेस बढ़ाया है, बीजेपी की सीटों की संख्या जिस तरह से बढ़ी है, उससे कांग्रेस, केसीआर और ओवैसी तीनों की टेंशन तो बढ़ेगी। आज के चुनाव नतीजे केसीआर की पार्टी के लिए खतरे की घंटी हैं। केसीआर ने अपनी पार्टी का नाम सिर्फ इसलिए बदला था क्योंकि वो अब नेशनल पॉलिटिक्स में आना चाहते थे। केसीआर तेलंगाना में जीत के प्रति आश्वस्त थे। वो चाहते थे चुनाव के बाद तेलंगाना की सत्ता अपने बेटे को सौंपकर खुद नेशनल पॉलिटिक्स में आ जाएं, लेकिन जनता ने उनका प्लान चौपट कर दिया। अब हालत यह है कि हो सकता है केसीआर को पार्टी का नाम बीआरएस से बदलकर फिर से टीआरएस करना पड़े। इस बार तेलंगाना में कांग्रेस का पूरा जोर मुस्लिम वोट बैंक पर कब्जा करने का था। कांग्रेस को कामयाबी मिली, लेकिन बीजेपी अब इसका फायदा उठाएगी और हिंदू वोटर्स को एकजुट करेगी और इसका असर लोकसभा चुनाव में दिखाई देगा। इसीलिए आज मोदी ने कहा, तेलंगाना के लोगों ने बीजेपी के लिए दरवाजे खोले हैं। अब वो दिन दूर नहीं जब तेलंगाना की जनता बीजेपी के लिए दिल के दरवाजे भी खोलेगी।